गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेफ्रिजरेशन। अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करें, रेफ्रिजरेशन में करते क्या हैं हम। अगर कोई भी हमारे पास स्पेस है, कोई भी हमारे पास रीजन है या कोई भी जगह है, उसे हमें एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर मेंटेन करना ही रेफ्रिजरेशन होता है। कोई भी ये स्पेस हमारे पास है, अगर इस स्पेस में से हीट को रिमूव करना और इस स्पेस का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर मेंटेन करना ही हमारा होता है रेफ्रिजरेशन। सो रेफ्रिजरेशन may be defined as a process of removing heat from a substance under controlled condition। क्या है हमारा? रिमूविंग ऑफ हीट। रिमूविंग ऑफ हीट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अब जो अंदर का टेम्परेचर है उसे हम मेंटेन करते हैं बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर। मेंटेनिंग मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये हमारा होता है रेफ्रिजरेशन। क्लियर? रेफ्रिजरेशन मीन्स किसी भी जगह से हीट को रिमूव करना और उस जगह का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम मेंटेन करना हमारा होता है रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर हम मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें, इसमें डिफरेंट मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज, हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस। आइस को यूज करके, यूजिंग आइस मीन्स जिस सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है उस सब्सटेंस को हम आइस के कांटेक्ट में लेके आएंगे, और जब वो आइस के कांटेक्ट में आएगा तो आइस से वहाँ से हीट रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। नंबर सेकेंड इज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो एरोप्लेन में यूज होता है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नंबर थर्ड, रैम्ड एयर की यूज करके हम यहाँ पर रेफ्रिजरेशन करते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और जो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, एक तो होता है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और एक हमारा होता है कंपाउंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिंपल में हम एक ही कंप्रेसर यूज करते हैं, एक ही एवापोरेटर यूज करते हैं, एक ही हम डिवाइस यूज करते हैं। बट कंपाउंड में हम मल्टी स्टेज कर लेते हैं, एक से ज़्यादा रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। नंबर फोर्थ, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें हम कंप्रेसर को यूज नहीं करते, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये हमारे चार मेथड होते हैं, और जो हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट में इन सभी को हम स्टडी करते हैं। एक यूनिट हमारी होती है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, एक यूनिट हमारी होती है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की,
एक यूनिट हमारी होती है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की। तो ऐसे हम इसे अलग अलग डिस्कस भी करते हैं, बट जो रेफ्रिजरेशन के मेथड मेनली यूज़ करते हैं हम, ये 4 मेथड हैं जिन्हें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन भी वाइड हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसके, अलग अलग फील्ड में एप्लीकेशन अप्लाइड होते हैं। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं उन्हें हम देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो इसके एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे यहाँ पर। इसका वाइड एप्लीकेशन है और सब जगह ये यूज होते हैं। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करें, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, जो हम घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। डोमेस्टिक एप्लीकेशन, घरों में रेफ्रिजरेटर है वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए, इन सब सिस्टमों के लिए यूज होता है। कॉमर्शियली हम यूज करते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं वहाँ हम यूज करते हैं। कॉमर्शियल एप्लीकेशन। उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्री, मैराइन, एयर कंडीशनिंग, फूड प्रिजर्वेशन, सब जगह इनके अलग अलग एप्लीकेशन हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एयर कंडीशनिंग में, और फूड प्रिजर्वेशन में। तो ये हमारे वाइड एप्लीकेशन हैं। इन्हें अगर हम करेंगे, डोमेस्टिकली बहुत अप्लाइड होते हैं, कॉमर्शियली, इंडस्ट्रियली, एयर कंडीशनिंग में, फूड प्रिजर्वेशन में, मैराइन में, सब जगह अगर हम देखेंगे तो इनके अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। अब जो हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, एक रेफ्रिजरेटर की डिफाइंड यूनिट होती है। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारी क्या होगी? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स, जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर है, उसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं टन में, और जो न्यूमेरिकली हम इसे लिखते हैं शॉर्ट में, वो लिखते हैं TR, टन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है हमारी? टन। अब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करेगा मेल्ट करने में 1 टन ऑफ आइस को, पहला क्या आ गया? 1 टन ऑफ आइस। 1 टन आइस को मेल्ट करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमारी प्रोड्यूस होगी 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर, मीन्स लेटेंट हीट यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। मेल्ट कर रहे हैं सिर्फ हम उसे, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, या अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड by the melting of 1 ton of ice from and at 0 degree Celsius within 24 hours। 24 घंटे में 1 टन आइस को मेल्ट होने में जितनी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर हम न्यूमेरिकली इसे बात करें, न्यूमेरिकली अगर हम इसे डिस्कस करते हैं, 1 टन इज इक्वल टू, टन को शॉर्ट में मैं TR लिख रहा हूँ। क्या कह रहा है ये? पहला कंडीशन क्या थी यहाँ पर? 1 टन ऑफ आइस। 1 टन अगर केजी में बात करेंगे तो कितना हो गया ये? 1000 kg। तो 1000 kg 1 टन की बात कर रहे हैं हम। अब ये मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है इसका मतलब क्या है? फेस चेंज हो रहा है इसका, सॉलिड टू लिक्विड। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फेस चेंज हो रहा है। जब फेस चेंज होता है
तो वहाँ हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट, अगर आइस की बात करें, लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है हमारी 335 किलो जूल पर। तो लेटेंट हीट आ गई किलो जूल पर केजी के हिसाब से। तो इस किलो जूल पर केजी के हिसाब से हम यहाँ फेस चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट आ जाएगी हमारे पास 335। अब उसके बाद कितने टाइम में, विद इन 24 आवर्स, तो डिवाइड बाई 24। इसकी जब कैलकुलेशंस करेंगे हम, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 1395.8 किलो जूल पर टाइम आया आवर, किलो जूल पर आवर। अगर हम इसे और कन्वर्ट करना चाहें कि आवर को हम मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें, तो अब क्या करेंगे हम, जब आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे कर देंगे डिवाइड बाई 60, मीन्स 1000 इंटू 335 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60। अब ये मिनट में हो गया। मिनट में जो कन्वर्ट करके आता है, ये आता है 232.6 किलो जूल पर मिनट, मिनट के फॉर्म में आ गया ये। अब अगर मिनट से हटा के हम इसे सेकंड की फॉर्म में करना चाहें, सेकंड में कितना होगा, सेकंड के लिए और हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 इंटू 335 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60। जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 3.87 किलो जूल पर मिनट। ये तो हमारी कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ गई, बट हम रेफरेंस के लिए या हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वहाँ जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो हमें याद रखनी पड़ेंगी। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई थी, 232। हम न्यूमेरिकली कितनी यूज करेंगे, 210 किलो जूल पर मिनट एंड 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड होगा, ये मिनट नहीं होगा, किलो जूल पर सेकेंड। और किलो जूल पर सेकेंड को हम किलो वाट भी बोल देते हैं, 3.5 किलो वाट। तो ये हमें न्यूमेरिकली यूज करना होगा 1 टन की वैल्यू। 1 ton of refrigeration is defined as the amount of refrigeration effect produced in melting of 1 ton of ice from and at 0 degree centigrade in 24 hours। तो 3 टर्म है यहाँ पर, 1 टन आइस मेल्ट हो रही है 0 to 0, टाइम कितना लग रहा है हमारा 24 आवर्स। और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब जब हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, पावर कंज्यूम हो रही है और उसके रेस्पेक्ट में कुछ वर्क आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसी जो डिवाइस होती हैं जिनमें हम एनर्जी कंजप्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कंजप्शन हो रही है, तो वहाँ पर जो आता है वो आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो इंजन्स वगैरह होते हैं, इंजन्स में क्या आती है हमारी एफिशिएंसी, तो यहाँ बात करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसकी, रेफ्रिजरेटर। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें कि ये जो रेशो होता है वो रेशो होता है डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को शॉर्ट में हम COP ही लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, हीट एक्सट्रैक्टेड
जहाँ से हम जिस पर्टिकुलर सिस्टम से हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ये कोई हमारा एनक्लोजर स्पेस है, यहाँ से जितनी हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एक्सट्रैक्टेड, ये भी कह सकते हैं हम जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी कह सकते हैं कि जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट एक्सट्रैक्टेड डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू दी, इतनी हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कितना वर्क आउटपुट कर रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं अपॉन वर्क डन। हीट एक्सट्रैक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और वर्क इनपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। Q अपॉन W, ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और जो ये Q है, ये क्या था हमारा, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, कितना अमाउंट ऑफ हीट हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और या फिर हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट। और W क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना हमने वर्क डन किया है। तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। 2 नंबर में अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या होती है। अब हमने रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक टर्म आती है हीट इंजन, हीट पंप। इनकी अगर डायग्राम्स की, उन सब की बात करें तो लगभग एक जैसे होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता, बट उनकी वर्किंग अलग होती है, फंक्शनिंग अलग होती है। तो अब यहाँ पर इन तीनों में आपस में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या डिफरेंस है, कैसे डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, इन सभी में क्या डिफ्रेंशिएट है। तो हम इन सब के डिफरेंस की बात करते हैं। इन सब के अगर डिफरेंस की बात करें, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, तो पहले हम इनके डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए ये तीनों ही चीज़ 2 टेम्परेचर के बीच में वर्क करती हैं। एक टेम्परेचर ये रहा, एक टेम्परेचर ये रहा। अभी हम इनके एरो से सिंबल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कि कौन कहाँ जाएगा, या हीट कहाँ से ले रहा है, या हीट किसे दे रहा है। अभी हम सिंपल लाइन डायग्राम इसे प्लॉट करते हैं बस। एंड थर्ड का डायग्राम हमने बना दिया ये। फर्स्ट वन हीट इंजन, इसे यहाँ लिख दिया हीट इंजन। सेकंड वन इज हीट पंप, थर्ड वन इज रेफ्रिजरेशन। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर डिनोट करेंगे ये भी T1, दिस इज T2 एंड T2। कंडीशन ये है यहाँ पर कि T2 इज ग्रेटर देन T1। जो टेम्परेचर T2 है वो टेम्परेचर T1 से ज़्यादा है। T2 इज ग्रेटर देन T1। अब एक है हीट इंजन, एक है हमारा हीट पंप, और एक है हमारा रेफ्रिजरेटर। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनमें हमें वर्क करना पड़ता है, और कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो हमें वर्क प्रोड्यूस करती हैं। तो इंजन की जब कभी भी हम बात करते हैं, इंजन हमें वर्क आउटपुट देता है। इंजन से क्या मिलेगा हमें, वर्क आउटपुट W। इंजन की बात कर रहे हैं तो इंजन के लिए E कर देते हैं वैसे। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों में ही हमें वर्क इनपुट देना होता है, पंप
और WR रेफ्रिजरेटर। जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती हैं वो इंजन होते हैं, और जो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होती हैं जिनमें हमें वर्क करना होता है वो पंप और रेफ्रिजरेटर। अब अगर हम बात करें वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस की, हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है, हायर टेम्परेचर से हीट लेता है और हमें वर्क आउटपुट देता है और लोअर टेम्परेचर में रिजेक्ट कर देता है। तो हायर टेम्परेचर से इसने हीट ली, हायर टेम्परेचर T2, और इंजन ने वर्क आउटपुट दिया और रेस्ट अमाउंट को इसने रिजेक्ट कर दिया। तो वर्क जो एक्सेप्ट की उसे Q2 से डिनोट किया मैंने, और इसे मैंने Q1। T2 और T1 दो टेम्परेचर हैं, हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। तो इसने जो हमारा हीट इंजन है, हीट इंजन ने क्या किया कि हायर टेम्परेचर से हीट लेके वर्क आउटपुट दिया और लोअर टेम्परेचर में ट्रांसमिट कर दिया। इंजन को हमने हीट सप्लाई की जो हमारी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गई। जब ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी होगी। इस इंजन की हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पर, वर्क डन, वर्क डन अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है यहाँ पर, ये हीट जो जा रही है हमारी Q2 अपॉन Q2। अगर हम वर्क आउटपुट की बात करें WE अपॉन Q2, और यहाँ से अगर WE की बात करें लाइन डायग्राम से तो WE इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q2 माइनस Q1, क्योंकि WE प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2। सो हम WE की जगह क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 मीन्स 1 माइनस Q1 अपॉन Q। ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब हम बात करते हैं हीट पंप की। हीट पंप क्या है हमारी, हीट पंप हमारी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है जिसमें हमें वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क करने की वजह से ये कुछ ना कुछ टास्क कंप्लीट कर रही है। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में हम एक टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जो हीट पंप है वो हॉट बॉडी टेम्परेचर से एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर वर्क करती है। मींस इसने एनवायरनमेंट से हीट लेती है, एनवायरनमेंट से हीट लेती है और यहाँ से वर्क प्रोड्यूस होता है, और उस पर्टिकुलर स्पेस को हीट सप्लाई करती है जिसका टेम्परेचर हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर मेंटेन करना होता है। हीट पंप मेन फोकस कहाँ होता है उसका, T2 पर, और T2 का टेम्परेचर जब ये मेंटेन करती है तो हीट कहाँ से लेती है, T1 से, और T1 किसके इक्विवेलेंट होता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर। T1 इज इक्वल टू TU। एनवायरनमेंट से हीट लेती है और हीट लेने के बाद वो जिस पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है एबव एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वहाँ उसे वो ट्रांसमिट कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोल्ड बॉडी से हीट ली और हॉट बॉडी में हीट रिजेक्ट कर दी। ये किस लिए यूज करते हैं हम हीट पंप को, हीटिंग के लिए यूज करते हैं। नाम भी दिख रहा है हीट पंप, जो हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं हीट पंप होता है, और ये विंटर में हम यूज करते हैं। अब इसमें हम वर्क कर रहे हैं, जब हम इसमें वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट होगी, COP। COP का फॉर्मूला क्या था, डिजायर्ड इफेक्ट या हीट एक्सट्रैक्टेड टू द वर्क डन। जो हीट एक्सट्रैक्ट की है ये Q1 और जो सप्लाई की है Q2। हीट एक्सट्रैक्टेड टू द वर्क डन या डिजायर्ड इफेक्ट भी कह देते हैं, डिजायर इफेक्ट टू द वर्क डन।
डिजायर्ड इफेक्ट क्या मिला है हमें यहाँ पर, मीन्स डिजायर्ड इफेक्ट क्या मिल रहा है हमें, मेंटेन यहाँ किसको कर रहे हैं, यहाँ हम मेंटेन कर रहे हैं हाई टेम्परेचर को, और हाई टेम्परेचर कौन सा है मेरा, T2। जब हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट T2 पर मिलेगा मुझे। तो T2 पर मैंने कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की है, यहाँ पर सप्लाई की है Q2। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर, Q2, क्योंकि यहाँ पर हायर टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, अपॉन वर्क डन WP। अगर यहाँ WP की बात करें तो ये हो जाए Q2 अपॉन WP। इससे देखें हम यहाँ पर WP इजिकल टू क्या होगा, WP और Q1 का जो सम होगा वो Q2 के इक्वल होगा। सो WP इजिकल टू Q2 माइनस Q1। तो ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1। इसकी आ गई है COP ऑफ पंप, COP पंप इजिकल टू Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर में भी हमने यही देखा था, क्या है ये, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, इसमें हम वर्क करते हैं और इसमें जो मेंटेन करते हैं वो बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि जो लोअर टेम्परेचर होता है उसे हम मेंटेन करते हैं, और जो हीट रिजेक्ट होती है वो एनवायरनमेंट में रिजेक्ट करते हैं। जो हमने पंप देखी थी, पंप क्या थी, एबव एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काम कर रही थी सारा, जो इसका लोअर टेम्परेचर था वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल था और हाई टेम्परेचर उससे ज़्यादा था। बट रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर हमारा बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काम करता है। किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेस को कोल्ड करते हैं हम और उससे हीट रिजेक्ट करते हैं जो एनवायरनमेंट में करते हैं। तो T2 इजिकल टू यहाँ पर TA होगा, हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T1 एंड हीट सप्लाई टू द एनवायरनमेंट इज Q2। अगर हम WR की बात करेंगे, WR यहाँ भी हो जाएगा Q2 माइनस Q1। बट इस केस में जो COP आएगी, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। बट रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ मिल रहा है हमें, T1 पर, T1 पर मिल रहा है। इसका मतलब Q1 अपॉन WR, और WR क्या है मेरा, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। ये क्या है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये तीनों में डिफरेंस है। जो हीट पंप होती है, हीट पंप वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है और उसमें एफिशिएंसी आती है, और जो हीट इंजन होता है, सॉरी, हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है और एफिशिएंसी आती है। हीट पंप हमारी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है और ये हमारी एबव एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काम करती है, और इसमें किसी भी पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर हमें एबव एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, हीटिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और जो रेफ्रिजरेटर हमारा होता है वो भी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, और उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेस को बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर काम करती है। अब इनकी अगर COP में हम रिलेशन की बात करें, COP के अगर हम रिलेशन की बात करें इनके आपस में, कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की COP में क्या रिलेशन आएगा, तो यहीं से देखते हैं। COP ऑफ पंप हमने देखी है, यहाँ पर क्या है, COP ऑफ पंप, COP ऑफ पंप इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, या हम इसे अगर ऐसे लिखें, Q2 माइनस Q1 प्लस Q1। Q1 को माइनस किया और Q1 को ही मैंने प्लस कर दिया, कोई चेंज नहीं आएगा, डिवाइड बाई Q2 माइनस Q1। इसे अलग अलग लिखेंगे हम, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 प्लस, इन दोनों को एक साथ लिया है, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। जब इसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस, अगर हम इस टर्म को देखें, ये क्या है हमारी टर्म, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ से रिलेशन आया कि COP ऑफ पंप इज इक्वल टू दी 1 प्लस COP ऑफ दी रेफ्रिजरेटर।
ये यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया कि इनमें आपस में क्या रिलेशन। तो ये आज का कंप्लीट लेक्चर था जिसमें हमने रेफ्रिजरेशन पढ़ा, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसके बाद हमने रेफ्रिजरेशन के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, रेफ्रिजरेशन की क्या यूनिट होती है, रेफ्रिजरेशन की सीओपी क्या होती है, उसके बाद हमने इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन इसमें आपस में क्या डिफरेंस है। डायग्राम सभी के एक जैसे हैं, डिफरेंस क्या है बस वर्क प्रोड्यूसिंग कौन सी है, वर्क एब्जॉर्बिंग कौन सी है और किस टेम्परेचर पर ये काम करती है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।